बताओ गीत कस लिखूं, बताओ गीत कस लिखूं कि यश लिखूं कि यश लिखूं, मगे सब गीत होनी हो कुछा तुम जश्न वश लिखो। बताओ गीत कस लिखूं कि यश लिखूं कि यश लिखूं, मगे सब गीत होनी हो कुछा तुम जश्न वश लिखूं। छे पानी पानी का गीता, छे ठुलिका नानी का गीता, छे पानी पानी का गीता, छे ठुलिका नानी का गीता, छे त्रिपुरी महलों का गीता, छे टूटिया छानी का गीता, छे त्रिपुरी महलों का गीता, छे टूटिया छानी का गीता, छे फुटिया भानी का गीता, यदि डबलम जो बेची गे वो रंगीली जवानी का गीता, यदि डबलम जो बेची गे वो रंगीली जवानी का गीता। बताओ गीत का लिखूं कि यश लिखूं कि यश लिखूं। बताओ गीत कस लिखूं। इस कविता से स्पष्ट है कि कवि गिदार हीरा सिंह राणा किन लोगों के लिए गीत कविताएं लिखते और गाते थे। आमजन की तकलीफों और संघर्षों से ही उन्होंने कथ्य और शब्द चुने। उनकी रचनाओं में जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है। ये संघर्ष उनका अकेला नहीं बल्कि उस पूरे कालखंड का है जिसने उनकी गीत कविताओं को भावभूमि दी। उनमें कथ्य को मजबूती से पकड़ने की गहरी समझ के साथ समाज की विडंबनाओं और संकटों को देखने की दृष्टि है। कविता गढ़ने के शिल्प की खूबसूरती और उसे अभिव्यक्त करने का गहरा भाव है। विशिष्ट शब्द चयन से लिपटी उनकी रचनाओं में लोगों तक पहुंच सकने की संवेदना है। जनसरोकारों में रची पघी उनकी रचनाओं का फलक बहुत व्यापक है। इनमें पहाड़ की महिलाओं के दर्द, आमजन की तकलीफें, प्रकृति का सौंदर्य, श्रृंगार की खूबसूरती, प्रेम विछोह की व्यथा, लोक स्वरों की सामूहिक अभिव्यक्ति, हिमालय के संकट, व्यवस्था के खिलाफ प्रतिकार, संघर्ष करने की जिजीविषा, सच से साक्षात्कार करने की ताकत, जीवन की दार्शनिकता और इतिहास संस्कृति का बोध है। हाशिए पर धकेले गए आमजन के जीवन से निकली सभी छटपटाहटों को स्वर देने वाली गहरी समझ और चेतना है। आंचलिक भाषा का सौंदर्य, कथ्य, शिल्प, बिंब, प्रतीक और विशिष्ट शब्द चयन के साथ सुरीले कंठ से इन गीतों को जब वे गाते थे तो प्रकृति का संगीत उनमें अपने आप ही समाहित हो जाता था। हीरा सिंह राणा मूल रूप से मेले ठेले के गीतकार गायक हैं। यहीं से उन्होंने अपनी रचनाओं के बिंब उठाए हैं। उन्होंने खुद को हमेशा गिदार ही माना। वे कभी एक लोकप्रिय गायक, गीतकार, कवि और कलाकार बनने के फेर में ही नहीं पड़े। यही वजह है कि उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाश में नहीं आ पाई। अधिकतर गीत रिकॉर्ड ही नहीं हुए। जो कुछ रचा गाया वो लोक से लिया और लोक को समर्पित किया। एक फक्कड़, सरल, उदार, संवेदनशील व्यक्ति और सशक्त रचनाकार के ये सारे गुण उन्हें गिदार हीरा सिंह राणा बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम विरासत। हीरा सिंह राणा की रचना प्रक्रिया में उनके क्षेत्र सल्ट की राजनीतिक सामाजिक चेतना का विशेष प्रभाव रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन में सल्ट क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ कुमाड़ गांव में 4 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। महात्मा गांधी ने सल्ट को कुमाऊं की बाराडोली कहा था। अल्मोड़ा जनपद में मानेला के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे डढोली गांव में 16 सितंबर 1942 को हीरा सिंह राणा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मोहन सिंह और माता का नाम नारंगी देवी था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा 8वीं तक ही हो पाई। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता और परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण शुरू से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों में वे उलझ गए। अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेले, ठेलों और रामलीला मंचों को चुना। उनके गीतों को लोग पसंद करने लगे और साल 1962 में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध गीत आ लिली बाखरी लिली छू छू प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उपस्थिति में गाया। साल 1971 में वे मोहन उप्रेती के निर्देशन में चलने वाली सांस्कृतिक संस्था पर्वतीय कला केंद्र से जुड़े। फिर सुप्रसिद्ध रंगकर्मी लेनिन पंत की सहायता से वे गीत एवं नाटक प्रभाग की नैनीताल टोली में भर्ती हो गए। एक कलाकार के रूप में वे मात्र 1 साल ही यहाँ टिक पाए। बाद में बृजेंद्र लाल शाह के सुझाव पर उन्होंने नव युवक केंद्र ताड़ीखेत नाम से एक रंगटोली का गठन किया और इसके माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन दिनों देश की प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान में फिल्म और साहित्य विषयों को देखने वाले नेत्र सिंह रावत से उनकी मुलाकात हुई।
जिन्होंने उन्हें लिखने गाने का बड़ा मंच दिया। दूरदर्शन ने 1976 में अपना स्वतंत्र प्रसारण शुरू किया। रावत जी ने उन्हें दूरदर्शन टेलीकास्ट के पहले ही दिन कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। बाद में आकाशवाणी, दूरदर्शन और देश विदेश में विभिन्न सांस्कृतिक मंचों में उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। उनके 3 कविता गीत संग्रह प्योली और बुरांस, मानिले डानी और मनखो पड्योव में प्रकाशित हुए। उनका पहला गीत कैसेट रंगीली बिंदी 1986 में बाजार में आया। इसके बाद 100 मनों की चोरा, रंगदार मुखड़ी, हाई कमाल, तेरी आंखी, आहारे जमाना और हसीने मुखिम जैसी कैसेटों और सीडी में संकलित गीत बेहद लोकप्रिय हुए। हीरा सिंह राणा के गीत और कविताएं मनोरंजन के नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पाठकों को अंदर तक झकझोरा है, आंदोलित किया है। उनका पहला कविता संग्रह प्योली और बुरांस 1971 में प्रकाशित हुआ। उस समय उनकी उम्र 30 साल से भी कम थी। इस संग्रह की रचनाओं की परिपक्वता से ही यह आभास हो जाता है कि उनकी रचनाओं में गहरे तक बैठने की क्षमता है। कहीं नहीं लगता कि यह किसी युवा कवि का पहला कविता संग्रह हो। इस संग्रह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले भाग को मिट्टी का मोह नाम दिया गया। इसमें संग्रहित अधिकतर गीत देश प्रेम और अपनी जन्मभूमि पर रचे गए हैं। इन रचनाओं के बिंब और प्रतीक बताते हैं कि उन्होंने अपनी रचना यात्रा को कितनी गूढ़ता के साथ शुरू किया। इसे जन्मभूमि पर लिखे इस गीत के माध्यम से समझा जा सकता है। अजूठी उजाई रात ब्योणी की रूपसा उदंकार, किरण सुनका झलके बेगे त्यर शौरी श्रृंगार, धो चरण त्यर सागरा मणियों मोत्योले हरदम। इस गीत में अजूठी उजियार रत ब्योणे की रूपसा उदंकार जैसे उपमान और शब्द चयन अद्भुत हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी की उपमा एक ऐसी सुबह से की है जिसका पहला प्रकाश अभी जूठा नहीं हुआ है। ऐसे किसी सुबह की कल्पना अचंभित करने वाली है। भारत के बहुरंगी चित्र को दर्शाते हुए उन्होंने लिखा कि सुबह उदयमान सूरज अपने अलौकिक सोने की किरणों से तेरी मांग भरता है और सागर तेरे चरणों को अपने मोतियों से धोता है। इसी संग्रह का एक गीत लसका कमर बांधा हिम्मता का साथा है। इस गीत में विचार, संघर्ष, उम्मीद और जीत के लिए जो आग्रह है वो बताता है कि हीरा सिंह राणा की रचनाओं में आम जन को अपने हक के लिए लड़ने को प्रेरित करने वाली चेतना शुरू से ही रही है। हण छ मन मोहस छुक्या चीज घबराणो, धरी खुटी अगिला फिरी के पछिला आणो। हण छ मन मोहस छुक्या चीज घबराणो, धरी खुटी अगिला फिरी के पछिला आणो। छो अपन हथों मजा तकदीर बनाणो, छो अपन हथों मजा तकदीर बनाणो। अब के मानो बाता खुटहत फौलाद, अब के मनो बाता खुटहत फौलाद। सिर पानी की वा फुटेली मारुल जलाता, लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा, लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा। फिर भोला उजाल होली काले रोली राता, लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा। ये गीत एक समय उत्तराखंड के आंदोलनों का शीर्षक गीत बन गया था। प्योली और बुरांस का दूसरा खंड कसकता जीवन है। इसका पहला गीत हम पीड़ लुकाने रया में बिंब, प्रतीक, शिल्प, अलंकार और शब्द चयन अद्भुत हैं। दिन आने जाने रया हम बाटिकें चाने रया, सांसों की धागिले आंसों का हम फूल गठियाने रया। इस गीत में सांसों के धागे में आंसू के फूल पिरोना अकल्पनीय प्रतीक है। जीवन की विडंबनाओं और उसके संघर्षों से निकली आवाजों में इतनी गहरी पीड़ा को हीरा सिंह राणा ही समझ सकते हैं। इसी संग्रह की कविता हीड़ पीड़ हीरा सिंह राणा की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा को बहुत गहरी संवेदनाओं में उतर कर रचे इस गीत में समाहित दार्शनिक पक्ष देखने लायक हैं। चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी, बड़नी ढाई कौणी पानी पिवानी, निगाही रात केली नी देखी, चाय शबू रात उजानी। इस गीत में निगवाई शब्द राणा जी के शब्द चयन के साथ कथ्य पर मजबूत पकड़ को भी बताता है। ये सिर्फ एक काली और अभागी रात नहीं है, उससे भी गहरी कष्टों भरी रात है जिसे बहुत आसानी से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए उतने ही दर्द में उतरना पड़ता है। लोगों को कष्ट भरी रात के बाद उस उजली सुबह का इंतजार है जो उनके जीवन में उम्मीदों का उजाला ले आएगी।
राणा जी हर कष्ट भरी रात के संघर्षों को अपनी जीवन यात्रा में इस तरह शामिल कर लेते हैं जो एक नई सुबह की पीठिका बनाती है। इस सुबह में बहुत आगे तक चल सकने की किरणों का उजाला भी है और नए संकल्पों के साथ बढ़ने की चेतना भी। उन्हें समझने के लिए दृष्टि चाहिए, इसलिए राणा जी शब्दों और गहरे भावों के साथ दृष्टि के साथ चलने वाले कवि हैं। जीवन के संघर्षों से लड़ रहे अपने सपनों को कुचलते देख रहे एक बड़े समाज को कई बार दिन का उजाला भी अंधेरा ही प्रतीत होता है। उनके लिए दिन की वो धूप एक तरह की मृग मरीचिका हो सकती है। धाम छने अन्हार देखो हमले, पाव पोशी हम गर्दिशुले, हंसे हैं मन की हैं कशिका, विपत्ति ले पाड़ो रुख बनी। आमजन की तकलीफों को इतने दर्द के साथ रखने की कला ही उन्हें औरों से अलग करती है। प्योली और बुरांस में एक बहुत संवेदनशील कविता गरीब चैली खवट डबला है। गांव में गरीबी लाचारी से उपजी निराशा में भी आम आदमी बहुत बड़े सपने बुनकर उसी में एक बड़ा संसार बसा लेता है। आमजन की परिस्थितियों के चलते उन उम्मीदों के बिखरने टूटने की त्रासदी को छूने की गहरी वेदना हीरा सिंह राणा के पास है। पैबंद लगे कपड़ों वाली एक गरीब लड़की जिसके पास एक सिक्का है, वो अपनी कल्पनाओं में कुलांचे भर उस पैसे को लेकर उन्मुक्त है। उसके पैर जमीन पर नहीं हैं, हाथों में उस सिक्के को मींच कर वो दुकान तक जाती है और सोचती है कि उस सिक्के से आज वो पूरी दुनिया खरीद सकती है। अपनी माँ के लिए चरेऊ, पिता के लिए साफा, छोटे भाई के लिए कोई खिलौना, बड़े भाई के लिए मुरली, भाभी के लिए 9 पल्ले की जंजीर खरीद सकती है। वो अपनी गाय की छोटी सी बछिया के गले में बांधने के लिए एक घंटी खरीदना चाहती है। उसने उस सिक्के में अपना बहुत बड़ा संसार बसा लिया है। वो सोचती है कि दुकान में जो सबसे अच्छी चीज़ है उसे आज वो खरीद लेगी। वो अभी ये सब सोचकर बुदबुदा ही रही थी, सपने में बहुत दूर एक नई दुनिया बसा ही रही थी कि दुकानदार ने उसके भावों को समझकर उसकी झगुली में मूंगफली चने के कुछ दाने रखते हुए कहा, ये सिक्का तो खोटा है। लड़की के सारे सपने जैसे एक झटके में टूट गए। मूंगफली चना भी झगुली फटी होने के कारण जमीन पर बिखर गए। इजे हैं चरह्यो बोजू हैं टाको, नान भूली उमर छुण मुणियों को, एक मुरुली दाजू हैं दीहो, भौजी हैं जंजीर छो हो 9 पला, बाकी रह गेच गोठे की बाछी, घानी दीदीना तो बड़े दया छी। हीरा सिंह राणा जीवन पर्यंत अभावों के बीच संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने संघर्षों को मुसीबत की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे समाज की मुख्य धारा से छूट गए उन लोगों की आवाज बना दिया जो हमेशा अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं। इस संग्रह की एक कविता घाम गयो धार माँ में उन्होंने इसकी बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है। नानी उमर बरोयो रात दिना बोल माँ, नानी उमर बरोयो रात दिना बोल माँ, तू लेकिन नुले पाटी अपन अपन बाटी, लेकिन नुले पाटी अपन अपन बाटी, कैक भागम कलमा चली, कैक भागम कलमा चली, चल खनी छो माटी। स्कूल में तो सभी बच्चे उसी तरह गए जैसे पक्षियों के बच्चे अपने अपने घोंसलों में जाते हैं। हर बच्चे ने अपनी अपनी तरह से तख्ती लिखी। किसी के हिस्से में कलम आई तो किसी के हिस्से में जिंदगी भर का संघर्ष। इसी संग्रह का तीसरा खंड है घाटी गूंजी जीवन झूमा। इसमें एक महत्वपूर्ण रचना है कौतिको थौ। ये हीरा सिंह राणा की श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। जिस मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर गहरी दार्शनिकता के साथ इस कविता को बुना गया है वो देखने लायक है। पुराण घो फिर गोय उचेड़ी, हैंसी खितकर आंसू रो में, जुग बिता आजिले बिताला, हने रलो मेर घो हिको में, तुम गया पर मैं कथा जूं, होय तो आखर कौतिको धो में। मेले में जुटी भीड़ और उसमें जाने पहचाने लोगों का जमघट, साल भर में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर लगने वाले इस मेले में अपनी तरह की उन्मुक्ता है। इसमें दूर दराज से मिलने आने वालों के सुख दुख साझा हैं। लोकगीतों के बीच झूमते लोगों में जिस तरह का उत्साह है उसे मेला स्थल वर्षों से देख रहा है। उसे लगता है कि हर वर्ष लगने वाले इस मेले में उसके नुचे घावों को सेका जा रहा है। सिर्फ 1-2 दिन में ही मेला स्थल की मायावी आभा तब छटने लगती है जब मेलार्थी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मेले से जीवंत हुआ जीवन का ये टुकड़ा
फिर से वीरान हो जाता है। मेला स्थल की यह व्यथा मानव के उस जीवन का वास्तविक चित्र खींचती है जिसमें वो अपनों के बीच में भी अकेलेपन में जीता है। इसी संकलन का एक गीत बाकरी है। राणा जी बताते थे कि उनका ये पहला गीत था। आ लिली बाखरी लिली छू छू। 60 के दशक में जब आकाशवाणी से उत्तरायण कार्यक्रम शुरू हुआ तो सुप्रसिद्ध लोक गायिका बीना तिवारी की आवाज में इस गीत को श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। इस गीत के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर 1962 में एक कार्यक्रम रखा गया था। यहीं मैंने पहली बार इस गीत को गाया। इसके लिए बहुत मेहनत की थी। लाल किले से 4 बकरी किराए पर लाकर चीड़ की ठीठों और हरे पत्तों से स्टेज सजाया। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी मौजूद थे। वे गीत को उतना समझ तो नहीं पाए, लेकिन उसके भाव को समझकर बड़ी तारीफ की। गोविंद वल्लभ पंत जी की पत्नी ने जब ये गीत सुना तो उन्हें पहाड़ की याद हो आई और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। बकरी और ग्वाले के माध्यम से प्रकृति और समाज के अंतर संबंधों को देखने की ये दृष्टि अद्भुत है। उनके गीतों में मनुष्य और प्रकृति की वेदना ही नहीं, बल्कि बकरी, बैल जैसे हमारे पालतू पशु भी हैं। बकरी और ग्वाले दोनों के सुख दुख, हंसी खुशी साझा है। बकरी के प्रति ग्वाले के उत्तरदायित्व और बकरी के साथ उसकी आत्मीयता इस गीत में स्फुटित होती है। बकरी ग्वाले के लिए मात्र एक पालतू पशु नहीं, बल्कि उसकी साथी है। जब निखया मेले बंधुआ मेरी बाखेरी ली गऊ गऊ, गोल देरानी दुई डबला भेट चढ़ोला भो भो। हम गोलों की तुई छ देवी और कहें कू कू। आलिली बाखेरी लिली छू छू, आलिली बाखेरी लिली छू छू। आलिली लिली आलिली लिली आलिली लिली छू छू, आलिली बाखरी लिली छू छू। जब निखया मेले बंधुआ मेरी बाखरी ली गऊ गऊ, गोल देरानी दुई डबला भेट चढ़ोला भो भो। हम गोलों की तुई थे देवी और कहें कू कू। आलिली बाखरी लिली छू छू, आलिली बाखरी लिली छू छू। आलिली लिली आलिली लिली आलिली लिली छू छू। ग्वाला कहता है कि जब मुझे अपने घर से मार और मेरी बकरी को पत्थर नहीं पड़ेगा, तब मैं अपने ग्वेले देरानी यानी ग्वालों के देवता के यहाँ भेंट चढ़ाऊंगा। इस संकलन का एक सुप्रसिद्ध गीत हाय हाय रे मिजाता भी है। कथ्य, शिल्प, बिंब, प्रतीक और कोमल भावों के साथ प्रकृति का ऐसा चित्रण हीरा सिंह राणा का ही कमाल हो सकता था। उनके गीतों में प्रकृति का सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त है, कहीं से भी जबरदस्ती उठाकर नहीं रखा गया। वो स्वाभाविक रूप से उनके गीतों में शामिल हो जाता है। मानिले डानी से हिमालय की हर उस छटा तक का विस्तार है जहां वो अपना रूप यौवन बदलती रहती है। बुरांस के फूलों के साथ बांध चीड़ के जंगलों से निकलने वाले संगीत से, गाढ़ गदेरों, छीड़ों की कलकल करती मधुर ध्वनियों से, ऊंचे हिम शिखरों और बुग्यालों से लेकर हरी भरी वादियों तक का संसार प्रकृति ने रचाया बसाया है। प्रकृति से चुनकर इन बिंबों को जिस खूबसूरती से हीरा सिंह राणा ने इस गीत में शामिल किया है, उससे कहा जा सकता है कि वे सही मायनों में सौंदर्य के कवि हैं। वो सौंदर्य प्रकृति और नारी किसी का भी हो सकता है। प्रकृति और नारी के सौंदर्य को नए उपमानों के साथ कैसे रखा जाता है, उसकी एक बानगी देखिए। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनरवाई। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनरवाई। आए हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। आए हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। कि मुखी फ्योली फुलेवाई, यूं आखम कोई फिर आशाई। आए हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। आए हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। एक हाथ दातुली छे एक हाथ ऐना, एक हाथ दातुली छे एक हाथ ऐना। नो पटे घगरी परा रेशमिया चैना, नो पटे घगरी परा रेशमिया चैना। रंगीली बिंदी घगर काई, धोती लाल किनरवाई। आए हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। इस गीत को भले ही नारी सौंदर्य के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन ये प्रकृति का सम्मोहन है, प्रकृति से अनुराग है।
उगता हुआ पूर्णिमा का पूरा चांद हिमालय के माथे की बिंदी बनाता है। पर्वत और घाटियों का काला घेरा उसके घाघरे का प्रतीक है। हिमालय की शुभ्र छटा के नीचे पड़ती लालिमा लाल किनारे वाली साड़ी का भान कराती है। हिमालयी नारी के श्रम और सौंदर्य को निरूपित करता बिंब हिमालय को एक ऐसी रूपसी के रूप में दर्शाता है जिसमें प्रेम, श्रम, संघर्ष, सौंदर्य, संवेदना, सद्भाव और संभाव है। हीरा सिंह राणा जी का दूसरा काव्य संग्रह मानिले डानी 1976 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह के प्रकाशित होने की कहानी भी बेहद दिलचस्प और प्रेरणाप्रद है। मानिला क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलने के लिए दिल्ली में रहने वाले मानिला क्षेत्र के लोगों ने 1948 में मानिला हाई स्कूल निर्माण समिति की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य मानिला में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। दिल्ली में मानिला रामलीला कमेटी भी इसी काम के लिए गठित की गई। रामलीला कमेटी को जो चंदा मिलता था उसे मानिला में स्कूल के निर्माण के लिए खर्च किया जाता। लोगों ने बड़े मनोयोग से सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से अपने क्षेत्र में शिक्षा का मंदिर बनाने का ऐतिहासिक काम किया। 60-70 के दशक में हीरा सिंह राणा एक गायक के रूप में अपना अलग स्थान बना चुके थे। मानिला क्षेत्र के लोगों में उनके गीतों का गहरा प्रभाव था। राणा जी के पास अपने गीतों की पुस्तक प्रकाशित करने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं थे। मानिला हाई स्कूल निर्माण समिति अब डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए मानिला महाविद्यालय निर्माण समिति में तब्दील हो चुकी थी। इसके संचालकों ने हीरा सिंह राणा की पुस्तक प्रकाशित करने पर विचार किया। इस विचार के पीछे अपने क्षेत्र के एक उभरते रचनाकार की मदद करने की मंशा तो थी ही, उनके गीतों के माध्यम से लोगों में महाविद्यालय निर्माण के प्रति चेतना जगाने की समझ भी थी। ये रेखांकित करने की बात है कि एक रचनाधर्मी किस तरह सामाजिक संघर्षों और चेतना में समाज के काम आ सकता है। दूसरा ये कि समाज को बेहतर बनाने का सपना देखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कैसे किसी कवि गायक का सही मूल्यांकन कर उसे सामाजिक आंदोलन और जनचेतना का हिस्सा बना लेते हैं। हीरा सिंह राणा की रचनाओं का सबसे मजबूत पक्ष पहाड़ की महिलाओं के कष्टमय जीवन को गहरे भाव के साथ उकेरना भी है। उनकी रचना यात्रा का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं पर केंद्रित है। उन्होंने जिस वेदना से पहाड़ की नारी के संघर्षों को देखा है, उसने उनकी सृजनता को नया आयाम भी दिया और महिलाओं की तकलीफों को देखने की नई दृष्टि भी। उनकी रचनाओं में पहाड़ी महिला के सौंदर्य, संकट, साहस, श्रम, संघर्ष, जिजीविषा, कोमलता और ममतामयी रूप गहरे तक अभिव्यक्त हुए हैं। दुल्हनी कविता का एक ये चित्र देखिए। चंचल बाली उमर उछाण लागी घाम जशी, शर्मे की कोखिम लुकेगे बदनाम जशी, भगतल मारी शिकुकल खींची लगाम जशी, मैतिक मुलुक रह गो बस एक फाम जशी। इस संग्रह में इसी तरह का एक और गीत है महिड़ी, जिसमें नारी की वेदनाओं को परत दर परत समझने के साथ उसके साहस और सामाजिक विकास में साझेदारी को कमतर आंकने पर सवाल खड़े किए गए हैं। हिमालय की स्त्री की जीवटता और व्यक्तित्व की विशालता का सही मूल्यांकन न होने से वे क्षुब्ध भी हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अन्य क्षेत्रों में गरीबी अमीरी हो सकती है, पर पहाड़ की नारी की विपदाओं के संदर्भ में सच्चा समाजवाद दिखाई देता है। अमीर और गरीब दोनों महिलाओं के कष्ट एक समान है। न ढंग का खाना, न ढंग का पहनना, न ओढ़ना, न बिछौना, कलम दवात कभी हाथ में नहीं पकड़ी। त्याग की ऐसी प्रतिमूर्ति कि खुद घर वन सबकी जिम्मेदारी निभाती हुई पति को परदेश और बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजती है, पर उसके बारे में कोई नहीं सोचता। बिहो पखाड़ुक गीत गहाने, खेतुक बीच में बिण बजाने, नन खुटुमा बुढ़ियो कानी, चापिचिक पीड़े किक नीचतानी, पहाड़ा श्रेणियुक तप और त्याग, अफी बयान जल अपन भाग। हीरा सिंह राणा के गीतों में जहां पहाड़ के संकटों के प्रति बेचैनी है, वहीं वे आश्वस्त रहते हैं कि एक दिन जरूर आएगा जब हम नई समझ के साथ उठ खड़े होंगे। उनकी कविताओं में संगठनात्मक रूप से लड़ने और हकों को पाने की अपील है। पहाड़ के दोहन से उपजी पीड़ाओं से क्षुब्ध होकर कई बार उन्हें लगता है कि हम चाहे अपने अपने क्षेत्रों में कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लें, लेकिन पहाड़ को बचाने के लिए जो एकबद्धता का प्रयास होना चाहिए वे नहीं हो रहा। अपनी इस एकता को वो इस रूप में देखते हैं कि यदि हम मिलजुल कर कोई काम करें तो नदी के उन पत्थरों से भी मजबूत हो सकते हैं जिन्हें फिर कोई तोड़ नहीं सकता। एकता नहीं होगी तो हम ऐसे पत्थर बन जाएंगे जो किसी काम नहीं आते। इस एकता के प्रति तमाम शंकाओं के बाद भी कवि की आस्था मरी नहीं है। अगर हम पहाड़ी भला हन रिवाड़ी, मजबूत इमारत है जाने एक ठाड़ी, मगर क्या यूं नेता क्या जनता क्या हम तुम,
शब छूं बुशिल ढूं, शब छूं बुर्याल ढूं। इस संग्रह में और भी छोटी बड़ी गीत कविताएं हैं, जिनमें सनक, गडरत, उमाव, पिडव अगास, कसर, खलकार, औसान, गरीबा त्यर गौले दीदी, बखत और हम, चितै निसक, तुम निचन रूही, बिणाई जुग बजाने गया, जुग जितुला, मुश बिराव, टनकाओ घानी, खोज, सुरा शराब, 15 अगस्त, लादे पीड़, पिंगली, होरी एगिए महत्वपूर्ण है। मनखो पंड्यो में संग्रह की 2 कविताओं का जिक्र किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। एक कविता है गीत कस लेख्यों। इस कविता में हमें उनके रचना संसार की समझ का एक विस्तार देखने को मिलता है। उनके पास अलग अलग तरह के गीत हैं, महलों के, टूटी झोपड़ियों के, सोने चांदी के, टूटे फूटे बर्तनों के, बहुत गहरे तक समाई उन वेदनाओं को भी इस कविता में देख सकते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे गीत हैं, बताओ मैं कैसे गीत लिखूं। उस 2 पैसे में बिकने को मजबूर रंगीली जवानी के गीत लिखूं या देव पूजन के लिए मंदिर की बेची गई घंटी के गीत लिखूं। सामाजिक विसंगतियों को उठाते हुए वो पूछते हैं कि अभावों के बीच घर के एक कोने में अंतिम सांसें गिन रही उस बेबसी के गीत लिखूं या उन आंसुओं के जिनका कोई मूल्य ही नहीं। मैं धन धान्य से भरे लोगों के गीत लिखूं या भूख से मरे उस गरीब के बिना कफन की लाश के गीत लिखूं। इस गीत में आमजन के सवाल और भी मार्मिक होते जाते हैं। वो पूछते हैं कि मैं यौवन से भरी उस रूपवती के गीत लिखूं जो गले में हंसुली, नाक में नथुली, मांगल टीका, मंगलसूत्र और हाथों में कड़े पहनी है, या उस बेबस महिला के जिसके माथे की बिंदिया भी झड़ गई है। बताओ मैं कैसे गीत लिखूं। बताओ गीत कस लिखूं, बताओ गीत कस लिखूं कि यश लिखूं कि यश लिखूं, मगे सब गीत होनी हो कुछा तुम जश्न वश लिखूं। बताओ गीत कस लिखूं कि यश लिखूं कि यश लिखूं, मगे सब गीत होनी हो कुछा तुम जश्न वश लिखूं। छे पानी पानी का गीदा, छे ठुलिका नानी का गीदा, छे पानी पानी का गीदा, छे ठुलिका नानी का गीदा, छे त्रिपुरी महलों का गीदा, छे टूटिया छानी का गीदा, छे त्रिपुरी महलों का गीदा, छे टूटिया छानी का गीदा, छे फुटिया भानी का गीदा, या द्वी डबलम जो बेची गे वो रंगीली जवानी का गीदा, या द्वी डबलम जो बेची गे वो रंगीली जवानी का गीदा। बताओ गीत का लिखूं कि यश लिखूं कि यश लिखूं। सामाजिक संदर्भ और समसामयिक सवाल उनकी कविताओं के केंद्र में रहे हैं। उनके प्रकाशित संग्रहों में तो हमने उन्हें देखा ही, बाद की रचनाओं में उठे समसामयिक सवाल उनकी गहरी समझ को बताते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक संस्कृति कर्मी के रूप में वो लगातार सक्रिय रहे। उत्तराखंड के कई आंदोलनों के लिए उन्होंने न केवल गीत लिखे बल्कि उनमें शामिल भी होते रहे। जिन सवालों के समाधान के लिए राज्य बना था, उनके पूरे न होने की पीड़ा उन्हें हमेशा कचोटती रही। राज्य बनने के बाद नीतियों के अभाव में जिस तरह लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बाहर जाने का सिलसिला तेज हुआ, उस पर उनकी चिंता और आक्रोश पलायन पर लिखे उनके इस गीत में आप देख सकते हैं। जब वो लिखते हैं, त्यर पहाड़ मियर पहाड़, रॉय दुखों को डेर पहाड़, बुजुर्गों ले जड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नानतीना ले छोड़ पहाड़। उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना और उसकी हकीकत के आलोक में वो पहाड़ के अस्तित्व और स्वाभिमान के उन गहरे अर्थों को समझने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसे बनाने में पहाड़ की कई पीढ़ियां खप गई। ये सिर्फ प्रशासनिक रूप से अलग हुए एक राज्य की असफलता का सवाल नहीं है, बल्कि एक परंपरा और संस्कृति पर होने वाले खतरों को भी संबोधित करता है। पहाड़ को बुजुर्गों ने जोड़ा कि अपने गहरे अर्थ हैं। इन्हें समझे बिना पहाड़ की हिफाजत की बात होगी तो वो फलीभूत नहीं हो सकती। यही वजह है कि बुजुर्गों के जोड़े पहाड़ को राजनीति कैसे तोड़ती है और गलत नीतियों के चलते इस संवेदनशील पहाड़ को विकास के नाम पर बड़ी परियोजनाओं के हवाले कर युवाओं को पहाड़ छोड़ने को मजबूर करती है। इसे वो गहराई से समझ रहे थे। इसी तरह की एक अन्य गीत में उन्होंने नीतियों के अभाव में हो रहे पहाड़ के पलायन और राजनीति के रास्ते में आई विकृतियों को बहुत तार्किक तरह से रखा है। उनका मानना है कि लोग के बचने की पहली शर्त लोगों और गांवों का बचे रहना है। हमारी सारी लोक विधाएं, भाषा, संस्कृति, मेले ठेले, होली, त्योहार और लोक देवता तभी बचे रहेंगे जब गांव बचे रहेंगे। देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों की पत्नी की पीड़ा, घर में अकेले रह रहे बुजुर्गों के दर्द और तेजी से हाथों से निकलती हुई जमीनों के सवाल को उन्होंने इस गीत में विस्तार दिया।
फिर ऐ गई होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह फिर ऐ गई होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह अब घोटो कोई सुर सायन जल पहाड़ को रुको पलायन जबी झपता बंद छजाओपन कोई रहने शंख फुकनिया रे फिर ऐ गई होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह। इनके अलावा हीरा सिंह राणा ने सैकड़ों गीत कविताएं लिखी जो प्रकाशित नहीं हो पाई। कई ऐसे लोकप्रिय गीत हैं जिन्हें वे मंचों से गाते रहे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए। उन्होंने हिंदी में भी कुछ कविताएं और गीत लिखे और अपनी कुछ कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने 4 नाटक भी लिखे और एक नाटक स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान तो देश के विभिन्न हिस्सों में 13 बार मंचित हुआ। भारतीय मानचित्र के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल 2003 में सुप्रसिद्ध मानचित्रकार लैम्पटन की याद में भारत सरकार की एक परियोजना के तहत लैम्पटन का कारवां नाम से मंचित नाटक में भी उन्होंने भाग लिया। अपना पूरा जीवन संघर्षों और मूल्यों के साथ जीने वाले हीरा सिंह राणा पारिवारिक जीवन में बहुत देर में आए। उन्होंने श्रीमती विमला राणा से विवाह किया। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की साल 2012 में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। अभी उनकी पत्नी और बेटा दिल्ली के विनोद नगर में रहते हैं। दिल्ली सरकार ने जब 2019 में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी की घोषणा की तो हीरा सिंह राणा को उसका पहला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। कुमाऊनी लोक साहित्य को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जनकवि का 13 जून 2020 को निधन हुआ। हीरा सिंह राणा जी पर बने इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी के लेख से ली गई है। उन्होंने ये लेख अपनी संपादित किताब लस्का कमर बांदा में लिखा है। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो इसे शेयर करने के साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी के जरिए आप बारामासा को सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियां बारामासा।